सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज क्लास। अब तक हमने इस चैप्टर में देखा कि कूलम्स लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और विभिन्न चार्ज कॉम्बिनेशंस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। अब मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल वर्ड हमने 10th क्लास में सुना था, ठीक है। लेट से ये बैटरी हुआ करती थी और कुछ वायर में चार्ज बहता था, अगर तो करंट इस तरफ बह रहा है तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज बहने का डायरेक्शन ये था, करंट के बहने का डायरेक्शन ये था। सो लेट से Q चार्ज बह गया और उसको बहाने में W वर्क लग गया, तो हम इस बैटरी का या इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V डिफाइन करते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो एक्चुअली में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था, इट वाज बिकॉज ऑफ कि भाई नेगेटिव चार्ज इधर जमा हो जाते थे बैटरी में और पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो जाते थे, और इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता था। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस को धक्का लगता था और वो मूव करते थे, उनका वर्क होता था। तो जितना ज्यादा वर्क होगा पर यूनिट चार्ज पर, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दिस वाज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कायदे से हमें इसको V नहीं डेल्टा V लिखना चाहिए था, because it was potential difference. But now we are talking about electric potential, not the difference but potential. और किसकी वजह से पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी की वजह से होता है, बट पोटेंशियल चार्ज की वजह से होता है। सो दिस इज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज। तो जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन, लेट्स से हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज, तो इसकी वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, लेट्स से V1, और यहां पर कुछ और पोटेंशियल होगा, लेट्स से V2। सो पॉइंट ए का पोटेंशियल है V1, पॉइंट बी का पोटेंशियल है V2। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? पॉइंट ए और पॉइंट बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सो दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 यानी कि 1 V1 माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 यानी कि V2। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे अभी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे जब इंडिविजुअल पोटेंशियल हर पॉइंट्स पे देख लेंगे। अभी हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा इस चार्ज की वजह से। क्या ये बात समझ में आ रही है? Let's say this charge is Q and because of this charge we have to find potential at point A. So how we are going to define it? इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को इस पर्टिकुलर सेल या बैटरी वाले केस के लिए ऐसे डिफाइन कर देते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब यहां पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? तो लेट्स डिफाइन इट, इसको डिफाइन करते हैं। So let's say there is some charge, and because of this charge we have to find potential at this point. Let's say this point is P and we have to find potential at this point P. So it is defined it like that कि अभी हम जैसे इसकी डेफिनेशन देखी थी, अब इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन किया था, बहुत गौर से सुनो इसको, कि अगर हम इस चार्ज को, मतलब यहां तो कोई वैसे चार्ज नहीं है, लेकिन अगर यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए, है ना, +1 कूलम को, दिस इज व्हाट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लेके आ जाए,
फिर से समझ सुनना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आ जाए, तो क्योंकि ये रिपल कर रहा होगा, लाइक से दिस इज पॉजिटिव है ना, सब कुछ हम पॉजिटिव के केस में ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव होगा उसमें सब रिवर्स हो जाएगा। तो अगर इसको इंफिनिटी से पकड़ के ऐसे लेके आ रहे हैं इस पॉइंट तक, तो हमारा हाथ थोड़ा वर्क कर रहा होगा, इसको थोड़ा रिपल्शन महसूस हो रहा होगा, सो वी हैव टू डू वर्क। इंफिनिटी पे तो कोई जोर नहीं है, उस पर कोई रिपल्शन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसको पास लेके आ रहे हैं इससे रिपल्शन होगा इसको। तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा, हम एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी, है ना। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी. So this is stored as its potential. So P point पर potential क्या होगा? Vp will be defined as work done by external force in moving a unit positive test charge from infinity to this point. This is how electric potential at a point is defined. तो लिखो, in electrostatic field, the electric potential in electrostatic field, the electric potential at a point P is defined as the work done by external agent in bringing a unit positive test charge from a reference point ब्रैकेट में लिखो generally taken at infinity, ब्रैकेट क्लोज, to that point P without changing its kinetic energy or without accelerating it. ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया गया? पोटेंशियल एट पॉइंट P, वर्क डन in taking a unit positive test charge from infinity to that point where we have to find the electric potential, and from without changing its kinetic energy, यानी कि काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में भी जीरो थी और फाइनली भी जीरो है। ठीक है, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं उसे। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको जरा अब गौर से देखो, मैथमेटिकली अगर हम इसको यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, तो वर्क कौन कौन कर रहा है इस पे? एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा हाथ वर्क कर रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क कर रहा है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाउ वी हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स for taking a unit positive test charge from infinity to point P without changing its kinetic energy. जो kinetic energy शुरुआत में है वही फाइनली होगी, और जनरली वो रेस्ट से ही लाके धीरे धीरे रेस्ट पे रखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, so this is how we have defined potential at point P. अब देखो, जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो इसकी एंटायर जर्नी में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे होंगे? एक तो हमारा हाथ, एक्सटर्नल फोर्स या जो भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, और दूसरा इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से यहाँ पे रिपल्शन भी हो रहा होगा, तो ये भी वर्क कर रहा है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस दैट आर वर्किंग। ठीक है, तो वर्क एक तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इस चार्ज Q की वजह से। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? बाय
वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किस पे लगा रहे हैं वर्क डन? ये वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगा रहे हैं? इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, ठीक है, ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में भी वही है जो फाइनल है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखना हम टोटल वर्क डन ये लिख सकते हैं। So what is the total work done? Work done by external force plus work done by electric field. And the sum of both should be zero, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की। तो इसका मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को ही हमने पोटेंशियल डिफाइन किया है। तो कुल मिला के पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहां से कहां तक? ऑफ कोर्स इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी तक, ठीक है। अगर इसका वर्क कंसीडर किया है हमने एक्सटर्नल फोर्स का इंफिनिटी से पॉइंट पी तक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो हमको लिमिटिंग कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेंगी, वो भी यहीं से यहां तक लगानी पड़ेंगी। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। तो देखो फाइनली पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो इसका मतलब हम 1 कूलम से डिवाइड कर रहे हैं, बट व्हाट इफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं ले रहे, कुछ क्यू क्वांटिटी, स्मॉल क्यू क्वांटिटी का चार्ज ला रहे हैं, तो फिर यहां 1 कूलम की जगह में क्या लिखना पड़ेगा? Q. So important learning point, if unit positive test charge की जगह, if instead of unit positive test charge we are bringing charge small q, then the formula of potential at point P would be negative of work done by electric field in taking charge q from infinity to point P। लाना तो वहीं से वहीं तक है, बट डिवाइड यहां पे स्मॉल q से करना है। So clearly if q is positive, electric potential will be negative of work done by electric force, and if q is negative it is positive। मतलब पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो मतलब वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस थिंग एंड दिस थिंग विद द अप्रोप्रिएट साइन टू गेट द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ वीपी, जो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो यहां पे लिख दो सब्स्टिट्यूट
substitute Q and W by electric field according to proper sign. According to proper sign. So this was about the definition of electric potential. Electric potential की definition क्या होती है? अब लिखो some properties of electric potential. Some properties of electric potential. तो सबसे पहले ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हम वर्क का यूज कर रहे हैं. वर्क डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी. ये भी स्केलर, ये भी स्केलर. तो दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज भी स्केलर है इस वजह से. जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों थी? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का इस्तेमाल किया था, और इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. Electric potential is a scalar quantity and it may have positive, negative or zero value, and it may have positive, negative or zero value. Positive, negative और zero value depending upon कि ये सारी चीजें क्या है. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वही पोटेंशियल की SI यूनिट भी होगी, है ना. सो वोल्ट इज द SI यूनिट. एंड हाउ इज 1 वोल्ट डिफाइंड? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो 1 जूल पर यूनिट 1 कूलम. सो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम. ठीक है. अच्छा, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल नहीं है. तो किन फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है? तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम सबसे पहले वर्क का लिख देंगे, डिवाइडेड बाय चार्ज का कर देंगे तो पोटेंशियल का आ जाएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT -2. ये तो हो गया फोर्स का. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का हो जाता है, तो L² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज. चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है IT. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ML² T -3 I -1. ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का. अच्छा, ये जो पोटेंशियल था ये किसकी वजह से था? कोई चार्ज Q की वजह से था. तो नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, if a positive charge is there, the potential will be positive. Potential at point P will be positive. And if a negative charge is there, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर वो नेगेटिव होगा. So potential because of positive charge is positive and potential because of negative charge is negative. As simple as it is. तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is always positive and due to negative charge it is always negative, and due to negative charge it is always negative. अच्छा, दोनों ही केसेस में इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो माना है. तो जीरो पे पॉजिटिव भी नहीं होता, इन्फिनिटी पे पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, बट जीरो होता है. तो ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी वेयर इट इज जीरो. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो
एट इंफिनिटी, चाहे पॉजिटिव चार्ज के लिए हो चाहे नेगेटिव चार्ज के लिए हो। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या कहा गया, एक रैंडम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। लेट्स दिस पॉइंट इज P एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से, अच्छा ये आइसोलेटेड एग्जांपल्स है ना, ऐसा मत सोचना कि इसकी वजह से तो कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे, ये आइसोलेटेड एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा इस चार्ज की वजह से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी इस तरफ। अच्छा, पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा हमें कि यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना। ऐसे बोल देता हूँ V यहाँ पे ज्यादा है, फिर थोड़ा कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में V कम होता जा रहा है, V इज डिक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इस बात को पकड़ पा रहे हो? अब यहां पे देखते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ E का डायरेक्शन होगा। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स यहां ज्यादा होगा बट वो नेगेटिव में होगा। Are you getting my point? Consider -16 and -2. Tell me which one is greater? This is greater. मैग्नीट्यूड भले ही इसका ज्यादा है लेकिन -2 बड़ा नंबर है, इसका मतलब पोटेंशियल यहां पे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो यहां पर भी वही चीज फिट बैठ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। तो चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, हमें समझना है एक बात को कि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कम होता जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस along the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो लिखो, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, potential decreases in the direction of electric field, or electric field is always directed from, or electric field is always directed from higher potential to lower potential, or electric field is always directed from higher potential to lower potential। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा मत सोचना कि पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा, तो पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हैविंग सेड दैट, लेट्स से आई हैव चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3 एंड चार्ज Q4 एंड सो ऑन, है ना। ये एक ही, मतलब आइसोलेटेड नहीं है, ये एक ही एग्जांपल का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर एक रैंडम पॉइंट पर इस चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल हो गया लेट्स से 16 वोल्ट, इस चार्ज Q2 की वजह से पोटेंशियल हो गया लेट्स से 3 वोल्ट, इस चार्ज Q3 की वजह से पोटेंशियल हो गया -4 वोल्ट, एंड इस चार्ज Q4 की वजह से हो गया -20 वोल्ट। दिस इज V4। सो
At this point, potential because of this charge is 16 volt. At this point, at the very same point, potential because of this charge is V2, that is 3 volt. At same point, potential because of third charge is minus 4 volt, and because of this charge, the fourth charge, the potential at this very same point is minus 20 volt. तो जो overall potential है इस point पर, let's say this point is x, the overall potential at point x will be just scalar sum of v1 plus v2 plus v3 plus v4. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये वेक्टर थोड़ी है, ये जो पोटेंशियल है ये तो जस्ट स्केलर है, तो स्केलर सम कर देना है. तो इनको करेंगे तो क्या आएगा, v1 की जगह क्या लिखेंगे 16, v2 की जगह क्या लिखेंगे 3, v3 की जगह क्या लिखेंगे -4 और v4 की जगह क्या लगेंगे -20. स्केलर सम है ना, नेगेटिव को नेगेटिव ही रखना है, अलजेब्रिक सम करना है ना. तो 16 और 3 19, 19 में से 24 गए तो दैट इज -5 वोल्ट. ये बात हमें याद रखनी है. दिस इज द नेक्स्ट नोट. तो इसको नोट कर लो. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो लिखो अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम is taken from infinity, is taken from infinity, is taken from infinity to a point in an electric field, to a point in electric field, to a point in electric field without changing its speed, without changing its speed, full stop. If work done against electrostatic forces is minus 40 microcoulomb, if work done against electrostatic forces is minus 40 microjoule, work done against electrostatic forces is minus 40 microjoule, then find the potential at that point. Then find the potential at that point. Then find the potential at that point. तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, एक 2 कूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम इनफैक्ट. तो वो कहां से कहां आ रहा है, इंफिनिटी से पॉइंट ए पर आ रहा है. ठीक है. और क्या बोला गया कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, धीरे धीरे आ रहा है यहां पर. तो एक और इंफॉर्मेशन दी हुई कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस -40 माइक्रोजूल. तो वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट का क्या मतलब है कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज -40 माइक्रोजूल, -40 माइक्रोजूल है. तो अगेंस्ट यानी कि अगर वर्क डन इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो इसका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 40 माइक्रोजूल, 40 माइक्रोजूल होगा. ठीक है. अच्छा क्या पूछा है फिर कि फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. सो हाउ द पोटेंशियल इज डिफाइंड, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन
बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज का नेगेटिव, और कहां से कहां तक, इंफिनिटी से दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज ए। तो ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, -40, तो -40 नहीं +40, क्योंकि अगेंस्ट है तो प्लस कर देंगे उसको, 40 माइक्रोजूल डिवाइडेड बाय क्यू, कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम। दिस इज द आंसर। तो माइक्रो से माइक्रो कट गया, -40 डिवाइडेड बाय 2, तो -40 डिवाइडेड बाय 2 इज -20, माइक्रो से माइक्रो कट गया, जूल बाय कूलम इज वोल्ट, so -20 volt. So this is the answer. Next question लिखो, a charge 3 microcoulomb is released at rest. A charge 3 microcoulomb is released at rest from a point P, where electric potential is 20 volt, where electric potential is 20 volt. So find its kinetic energy when it reaches to infinity. Find its kinetic energy when it reaches to infinity. तो देखो क्या सिचुएशन दी हुई है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जहां पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन एज 20 वोल्ट। तो अब जरा सा सोचते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, यानी कि पॉजिटिव है। इसका मतलब जिसकी वजह से ये पोटेंशियल बन रहा होगा, जिस चार्ज की वजह से, वो भी पॉजिटिव होगा, तभी ना ये पॉजिटिव आया, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है और 3 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, तो इस चार्ज की वजह से इसको रिपल्शन महसूस होगा, और रिपल्शन महसूस होगा तो ये इससे दूर जाएगा, और दूर जाते जाते ये पहुंच चुका है इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अच्छा, शुरुआत में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। क्यों? क्योंकि दी हुए सवाल में बोला है कि रेस्ट पे था ये शुरुआत में, और फाइनली कितनी हो गई वो हमें पता नहीं, वही हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, हाउ वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज Q into V. Q is charge and V is the potential there. So Q कितना है 3 माइक्रो and V कितना है 20. So potential energy at point 1 is 3 into 2 6 60 microjoule. एंड इंफिनिटी पे तो वो इस चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी उसकी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और से फ्री हो गया हो। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दूसरे पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, इसको इनिशियल बोलता है, इसको फाइनल बोल देते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। एंड वी नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी का सम, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो के फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 60 माइक्रोजूल। तो यहां से आंसर मिल गया, फाइनली उसके पास 60 माइक्रोजूल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इंफिनिटी पर। So I hope you are getting this. तो ये पॉइंट लर्निंग वाला पॉइंट है जिसको अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे और आगे चल के, कि पोटेंशियल एनर्जी
फॉर अ पॉइंट फॉर अ चार्ज, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सो दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये याद रखना है, ठीक है। कोई भी चीज अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कभी भी कॉल करके तुम बोल सकते हो कि सर ये ऐसी चीज समझाई थी, वो जरा समझ में नहीं आई तो फिर से समझाओ। वैसे तो समझ में आ जाएगी होपफुली, लेकिन फिर भी इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस अगर समझ में नहीं आई है तो यू कैन कॉल मी। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं कि पोटेंशियल को हमने जैसे डिफाइन किया है, अब हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखते हैं, ठीक है। सो वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, लिखो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एकदम सिंपलेस्ट केस देखेंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाएंगे। तो लेट्स से वी हैव अ चार्ज q एंड फॉर द कंसिडरेशन लेट इट कंसिडर कि ये पॉजिटिव है, और हम चाहते हैं कि एक रैंडम पॉइंट जो इससे x दूरी पर है, उस पॉइंट को बोल देते हैं p, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट p विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो डेफिनेशन के मुताबिक कि इंफिनिटी से अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आए तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि यहां पे एक अदृश्य डिवाइडेड बाय 1 भी है, ठीक है। अच्छा, और वर्क एनर्जी थ्योरम से देखा कि वर्क स्लोली लेके आना है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से देखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, सो दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिवाइडेड बाय 1 कूलम। और कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं 1 कूलम वाले चार्ज को, इंफिनिटी से पॉइंट P पर, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर हमें एक्सप्रेशन पता हो फोर्स का तो फोर्स एक्सप्रेशन तो पता है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज 1/4πε0, दैट इज k q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, वर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज नथिंग बट f डॉट dx का इंटीग्रेशन एंड अप्रोप्रिएट लिमिट्स। तो अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है हमें, तो ये f की जगह क्या रख देंगे, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट्स कहां से कहां लगाएंगे, इंफिनिटी से लेके x तक। शुरुआत आखिरी में जो शुरुआत में डिस्टेंस है इस चार्ज से इस पॉइंट का, दैट इज x इक्वल टू इंफिनिटी, और फाइनली जब ये फाइनल अपनी पोजीशन पे पहुंच गया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तब फाइनली डिस्टेंस कितना हो गया x, सो द लिमिट्स आर फ्रॉम इंफिनिटी से लेके x, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। सो k तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, सो k को बाहर रखा, q को बाहर रखा, वेरिएबल x स्क्वायर अपॉन में है तो उसको ऐसे लिख दिया x टू द पावर -2 dx, एंड लिमिट्स ऑफ x आर फ्रॉम इंफिनिटी से लेके x, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट किया तो k और q तो वही कांस्टेंट है, ठीक है। और x की पावर -2 + 1 हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 होगा तो क्या होगा, x टू द पावर -2 + 1 दैट इज -1 एंड डिवाइडेड बाय -1, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम इंफिनिटी से लेके x। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज नथिंग बट के क्यू, और ये माइनस एक यहाँ एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ लगा दो माइनस, और ये x की पावर -1 इज 1/x, एंड लिमिट्स दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इज इंफिनिटी से लेके x।
यानी कि पहले x की जगह x रखना है और फिर माइनस करके x की जगह इंफिनिटी रखना है। तो देखो ये क्या होगा, माइनस के क्यू बाय एक्स। अच्छा एक गड़बड़ कर दी हमने, ये तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो वीपी लिखेंगे उसमें नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, जो भी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, यही कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पर फिर माइनस भी लगाएंगे जो भी आएगा। ठीक है, तो माइनस के क्यू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस के क्यू बाय एक्स। सो व्हाट इज माइनस के क्यू बाय एक्स? इट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन। लेकिन पोटेंशियल में हमें क्या करना है, उसका नेगेटिव रखना है। तो नेगेटिव रखेंगे इसका तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो व्हाट्स दैट, दैट वुड बी के क्यू बाय एक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ चार्ज Q। अच्छा अगर Q नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, Q की जगह बस नेगेटिव रख देंगे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो। So what is the bottom line? If we have a charge Q, the point charge, और हमें फाइंड करना है उससे x दूरी पर एक रैंडम पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय एक्स। दैट्स इट। तो के क्यू बाय एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, अगर इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था के क्यू बाय एक्स स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज इन द एक्स कैप। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय एक्स। देखो यहां स्क्वायर नहीं है, जस्ट एक्स है। अच्छा और पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा, अरे डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी का ही होता है। कभी भी पोटेंशियल के आगे ऐसे डंडा लगा नहीं मिलेगा, लगेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहां पे हम डायरेक्शन की बात तो सोच ही नहीं सकते। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बात पर। चार पॉइंट चार्जेस हैं, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस and they are arranged such that they occupy the vertices of an imaginary square। ठीक है, तो इमेजिनरी स्क्वायर के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं ये। सो दिस इज -2q, दिस इज +4q, दिस इज -3q एंड दिस इज +q। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, साइड है जो इसका, दैट इज a, दिस इज स्क्वायर, सो एवरीथिंग इज a, दिस इज आल्सो a, this is also a, this is also a, and now we are defining some points। So point A is the midpoint of this side, this is point A, point B is the midpoint of this side, point B, point C is the midpoint of the square। ठीक है, so what you have to do, you have to find potential at points A, B and C। You have to find potential at point A, potential at point B and potential at point C because of and all the charges।
तो अब देखो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किन किन की वजह से आएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से आएगा। तो इससे डिस्टेंस कितना है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द चॉक। तो ये डिस्टेंस कितना है, a/2। इस वाले से डिस्टेंस कितना है, ये भी a/2। इस वाले से डिस्टेंस कितना है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, a/2 और a का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। दिस डिस्टेंस इज, यहां पे सॉल्व कर देते हैं, a²/4 प्लस a² का अंडर रूट, दैट इज 5a²/4, सो दैट इज a√5/2। Similarly, this distance is also a√5/2। ठीक है, तो फाइनली अगर हमें सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखना है पॉइंट ए पर, तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे, KQ/A/2, तो KQ/A/2। दूसरे की वजह से क्या लिखेंगे, -2Q/A/2, सो K -2Q/A/2। तीसरे की वजह से क्या लिखेंगे, 4Q डिवाइडेड बाय a√5/2, सो K 4Q डिवाइडेड बाय √5a/2 प्लस इसकी वजह से क्या लिखेंगे, -3Q डिवाइडेड बाय a√5/2, सो K -3Q डिवाइडेड बाय √5a/2। तो सब में अपॉन में 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो देखना 2KQ/A तो ले लिया कांस्टेंट। अब यहां से क्या निकल के आएगा, जस्ट 1। यहां से क्या निकल के आएगा, -2। तीसरे से क्या निकल के आएगा, 4/√5, और चौथे से क्या निकल के आएगा, -3/√5। सॉल्व कर लो इसको, सो 2KQ/A, और ये क्या होगा, 1 - 2 दैट इज -1, और ये 4 - 3/√5 दैट इज 1/√5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√5 -1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन 1, so something minus something bigger is negative। ओवरऑल जो पोटेंशियल है पॉइंट ए पर वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए पर। अब बी पर आ जाते हैं। Where is the point B? Here is the point B। ठीक है, ये सब मिटाओ। ठीक है, तो B पॉइंट पहले चार्ज से कितनी दूरी पर है, a/2 की दूरी पर। इस वाले से कितनी दूरी पर है, अगेन दिस इज A एंड दिस इज a/2, तो अगेन ये कितना आ जाएगा, √5/2 है। तीसरे चार्ज से भी √5/2 है, और चौथे चार्ज से a/2। तो फटाफट लिख देते हैं। पहले की वजह से क्या आएगा, नाउ वी आर राइटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस। तो पहले की वजह से क्या आएगा, पहले की वजह से आएगा KQ डिवाइडेड बाय a/2, KQ डिवाइडेड बाय a/2। KQ/x होता है ना फॉर्मूला, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, स्क्वायर इसलिए नहीं कर क्योंकि KQ/x होता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अच्छा, और फिर कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा डायरेक्शन वायरेक्शन तो लिया नहीं। अरे डायरेक्शन क्यों लेना भाई, पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है ही नहीं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, दूसरे की वजह से इसको दूसरा मान लेते, चलो -3Q/A/2, सो K -3Q डिवाइडेड बाय a/2। इसको तीसरा मान लेते हैं,
तो प्लस k4q डिवाइडेड बाय a√5/2 प्लस इसको चौथा मान लेते हैं तो -2q, तो k -2q डिवाइडेड बाय a√5/2। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 2 सब में देखो अपॉन में तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2k3/a इज कॉमन, इधर से आएगा 1, इधर से आएगा -3, इधर से आएगा 4/√5 और इधर से आएगा -2/√5। फटाफट सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 2k3/a, ठीक है। 4 - 2 इज 2, 2/√5 माइनस दिस इज -2, ये हो गया भाई। So this is the answer. This is √5. अब तीसरे पॉइंट को पकड़ते हैं, पॉइंट सी। पॉइंट सी को पकड़ते हैं। तो पॉइंट सी पर पहले चार्ज से भी वही दूरी है, दूसरे से भी वही दूरी है, तीसरे से भी वही दूरी है, चौथे से भी वही दूरी है, यानी कि एक की वजह से लिखेंगे अपन k3/x। तो ये x तो सभी में कॉमन है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और वो x क्या है? दिस इज a√2, द डायगोनल इज a√2, तो उसका आधा that is a√2/2, so that is nothing but a/√2। तो सारी डिस्टेंस ही a/√2 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 है, ठीक है। मतलब ये तो कांस्टेंट है चारों के टर्म्स में, k भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर हमें कॉमन निकालना है k/x कॉमन निकाल लेते हैं और ऐसे लिख देते हैं q1 + q2 + q3 + q4, ठीक है। kx कितना है? a/√2। q1 q2 q3 q4 का सम कितना है? 1 4 5 -5 0, q -3 + 4 -2, इसको करो तो 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज 0। दिस इज द आंसर। तो कुल मिला के पॉइंट चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल लिखना सीख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो देयर इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन अ रॉड, लीनियर रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, दैट इज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड, दैट इज L। और इस रॉड की एक्सिस पर थोड़ा आगे जाके एक पॉइंट है P, इसकी एक्सिस पर थोड़ा आगे जाके एक पॉइंट है P, ठीक है। एंड इस टिप से इस पॉइंट की दूरी है A। सो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो हमने जो फॉर्मूला देखा है पोटेंशियल निकालने का, वो तो केवल एक पॉइंट चार्ज की वजह से देखा है, बट यहां तो इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज है। अरे बात समझ में, तो क्या लगेगा यहाँ? इंटीग्रेशन। तो लेट्स कंसीडर आर्बिट्री पॉइंट चार्ज, ठीक है, और इस पॉइंट से x दूरी पर, यानी इस पॉइंट चार्ज की दूरी जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से x है। सो क्लियरली दिस इज dx in which this infinitely small charge is distributed, ठीक है।
और उसको बोल देते हैं अपन डी क्यू। तो द चार्ज विच वी आर कंसिडरिंग इज डी क्यू। तो अब ये पॉइंट चार्ज जैसा है, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो लेट्स कॉल दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dV, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, k dq डिवाइडेड बाय x। ठीक है। अच्छा, अब जो चार्ज ये q है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और x के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन मीन्स एंटायर, अगर हमें v निकालना है, यहां पे देखो, अगर एंटायर पोटेंशियल निकालना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट dv, एंड टू इंटीग्रेट dv वी नीड टू इंटीग्रेट k dq बाय x। तो अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन x में है, x के अलोंग है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब वी कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन q एंड x, dq एंड x। ठीक है भाई। तो इस पर चार्ज कितना होगा, अगर सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस पर चार्ज क्या होगा, इस पर चार्ज होगा dq, जो कि होगा लैम्डा इंटू dx। एंड व्हाट इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो q बाय l इंटू dx। तो इसकी जगह ये रख देंगे। तो दिस इज आवर dq। तो इसको सॉल्व किया तो k क्या है अपने पास, उसको बाहर लो, कांस्टेंट है वो। और x क्या है, x की पावर -1 हो जाएगा। और dq क्या है, dq इज q बाय l dx। सो कैपिटल Q बाय l इंटू dx, इस चीज का इंटीग्रेशन। इसमें भी कैपिटल Q और कैपिटल L कांस्टेंट है। Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द, टोटल चार्ज ऑफ द रॉड, एंड L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो k q बाय l तो बाहर आ गया, k q बाय l, और x की पावर -1 है। तो अब -1 यानी कि 1/x, तो एक फॉर्मूला रिविजिट करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन का। 1/x dx में हम वो नहीं लगा सकते कि x की पावर -1 +1 कर दिया, तब तो x की पावर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है, वेरिएबल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, दैट इज ln x। 1/x dx का इंटीग्रेशन इज ln x। तो यहां पे क्या आएगा, ln x। ये तो बात हो गई अपने इंटीग्रेशन की। अब लिमिट सोचते हैं। तो लिमिट्स कहां से कहां रखें, dq कहां से शुरू हो रहा है, dq शुरू हो रहा है जब x की वैल्यू a है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई कहे कि मैं इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके a बाय l लगा दूंगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज शुरू तो यहीं से हो रहा है ना। तो x की लिमिट्स, x को तुम ऐसा नाप रहे हो, ऐसा नाप लो, ऐसे देखो, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो x में जब अपन शुरू कर रहे हैं तो चार्ज कहां से शुरू हो रहा है, चार्ज तो यहीं से शुरू हो रहा है। तो x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू a प्लस l, ये लिमिट्स होंगी। तो यानी कि लिमिट्स आर फ्रॉम a से लेके a प्लस l। ठीक है, तो लिमिट्स आर फ्रॉम a से लेके a प्लस l। तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये k q बाय कैपिटल L ln a प्लस l, ln a प्लस l माइनस ln a माइनस ln a। माइनस ln a। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस log b इज log a बाय b। तो यहां पे हम इसको ln a प्लस l डिवाइडेड बाय a लिख सकते हैं। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, फाइनली द आंसर पोटेंशियल एट पॉइंट p इज k q बाय l ln a plus l divided by a. This is the final answer. So I hope you are getting this.
ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज और होमवर्क नोट करते हैं। We have to solve questions related to definition of electric potential, and questions related to electric potential due to point charge. And along with this, we have to read NCERT till we have covered तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर है। तो दोनों चैप्टर में, पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में दिया है, सेकेंड चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में दिया है। तो पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ना और दूसरे चैप्टर में पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना। ये कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।